इंसान चंद घड़ियों का ही तो होता है। ये चंद घड़ियां कुछ लम्हात में, कुछ जिंदगी में, कुछ वाकयात में ढलकर उसके इस खला को पुर कर देती हैं। ये तमाम चीजें उसके सवालों का जवाब देते हैं, वक्त के साथ साथ उसकी उलझनें सुलझाते हैं, उसके दुखों का मदावा करते हैं। कुछ चीजें बनाती हैं और कुछ चीजें बिगाड़ती हैं। हालात बनाते हुए इस चीज का अंदाजा नहीं होता कि वो किस नाजुक सूरत हाल से गुजर रहा है, मगर हाँ, बिगाड़ते हुए फौरन अंदाजा हो जाता है। इसी तरह इंसान की जिंदगी में कुछ लम्हात ऐसे होते हैं जिसमें वो अच्छाई या बुराई को पा सकता है, मगर ये लम्हात जज्बात की गठड़ी में इस कदर बंधे हुए होते हैं कि लम्स और हवस की नरमी की परत जब तक एक के बाद एक करके इससे उतार न दी जाए, इंसान को समझ नहीं पड़ती। इसी तरह का था एक शख्स रुस्तम। ये हर वक्त हर शय को जज्बात की रोशनी में देखता था। इसके तई हर लम्हा गुजरता हुआ एक जज्बे की अक्कासी करता है। जानवर तक इसके तई एक जज्बे की अक्कासी करते हैं, जो कि दुरुस्त बात है, मगर ये उसको इंसानों में भी ढालता था। मक्कारी हो, होशियारी हो या कुछ भी ऐसा काम, इसको लगता था ये उस शख्स के जज्बात की अक्कासी कर रहा है। वो ये समझता था कि मक्कारी का फैसला भी पहले जज्बाती फैसला होता है, उसके बाद दिमाग की सलाहियतें सर्व की जाती हैं और उसको बेहतर बनाया जाता है। वो ये भी जानता था कि जो लोग इसकी जद में आते हैं मक्कारी की, वो भी जज्बात के तहत ही आते हैं, क्योंकि इसमें ही जज्बात के सच्चे और झूठे होने का फैसला होता है जब दिमाग अमल में आ जाए। रुस्तम के नजदीक जज्बात बहुत अहम किरदार अदा करते हैं इंसान की जिंदगी में। वो हर जज्बाती इंसान को झुक के और इज्जत से मिला करता, मगर इस जज्बे से निकला जज्बाती को जो मानी आवाम दे चुकी थी, वो इससे बहुत चढ़ खाता था। उसने काफी लड़ाइयां भी पाल रखी थी, काफी नाराजगियां भी ले चुका था। वो बहुत ही नेगेटिव कॉनोटेशन थी इसकी। इस इलाके में एक और शख्स समीद भी रहता था, जो बिल्कुल रुस्तम के बरक्स था। वो ये समझता है कि दुनिया में तमाम तर काम अकल की बिना पे होते। वो भी दुरुस्त सोचता था। वो ये जानता था कि हम अकल की बिना पर ही ये फैसला करते हैं कि कोई काम कितना अच्छा या बुरा है। इसकी बात में दम था, इसके हम असर इसकी ये कानून फॉलो करने लगे। पर दोनों में एक वाज़ेह फर्क था। समीद एक पैसे वाला शख्स था और रुस्तम एक गरीब। दोनों एक दूसरे को जानते तो थे, पर एक दूसरे से मुतासिर ना थे, जिसकी वजह से दोनों की मंजिलें और जद्दोजहद बिल्कुल जुदा थी। ये जिस मोहल्ले में रहते थे उसको गुलशनाबाद कहते थे। गुलशनाबाद में मुतवसत लोग ही ज्यादा रहते थे। ज्यादा गरीब जो हो जाते वो इस मोहल्ले से वॉकआउट कर लेते, और जो ज्यादा अमीर हो जाते वो इसको अपने काबिल ना समझते। तो लिहाजा ये मोहल्ला सिर्फ उन लोगों की रिहाइशगाह रह जाती जहां किस्से कहानियां पनपती, जो अपनी दास्तानें सुनाते, आने वाली दास्तानें जिन्हें हम प्लान्स कहते हैं और जाने वाली जिन्हें हम याद कहते हैं। इसी तरह गुलशनाबाद की एक और खासियत भी थी। ये अपने शहर के उन कारोबारी अफराद को अपनी तरफ खींचता जो अपने कारोबार को वसअत बख्शना चाहते। तो जो नया कारोबार शुरू करता या जो नई राहें चुनता अपने कारोबार के लिए, वो यहाँ चला आता। इस मोहल्ले की दास्तानें इतनी मशहूर थी कि जहां अच्छे लोग आते वहां बुरे भी, और कुछ तो ऐसे आते कि जो अपना किबला दुरुस्त करवाने आते कि वो अच्छे की तरफ है या बुरे की तरफ। इन्हीं में एक थी जो कारोबार भी करती थी और नाम भी उनका बड़ा मुख्तलिफ सा था, रात की रानी। अब रात की रानी से बहुत कोई दूसरी किस्म की वाइब्स आती थी, लेकिन वो एक कारोबारी शख्सियत भी थी। अब किया क्या जाए, तजस्सुस सबको लगा रहा। अब एक दिन मोहल्ले के एक बुजुर्ग शख्स ने शम्मन मियाँ को रात की रानी के यहाँ जाते हुए देखा। अब क्या करते वो बुजुर्ग साहब, वो शम्मन मियाँ से कुछ ज्यादा पूछ-गुछ भी नहीं कर सकते थे, क्योंकि शम्मन मियाँ इलाके के दरोगे जो थे। वो जब वहां से निकले तो बहुत हशाश बशाश से, लेकिन बुजुर्ग की हिम्मत ना हुई। बुजुर्ग ने आके दीगर अफराद को भी बताया, किसी में हिम्मत नहीं थी कि शम्मन मियाँ से कुछ पूछ सके। अब ऐसे अफराद की आमदोरफ्त के बाद सब लोग दब भी जाते। तो यही हुआ, गुलशनाबाद में रहने वाले और लोग खामोश हो गए, मगर तजस्सुस अब भी था, तहकीक करनी थी। अब रात की रानी का घर भी बहुत दिलचस्प था। दोपहर में मांद पड़ जाता, रात में चकमकाता, बहुत सी लाइट्स लगती, लोगों की आमदोरफ्त लगी रहती, बड़े बड़े लोग आते जाते। उसकी एक अपनी गुलशनाबाद में जगह बनती गई। खूबसूरत घर, खूबसूरत लोग, बड़े बड़े लोग, आना जाना, तो जाहिर सी बात है किसी बड़ी शख्सियत का ही घर होगा। और ये सब रुस्तम देखता रहा। अब रुस्तम एक जज्बाती शख्स,
वो ये देखकर हैरान तो होता रहा, और साथ ही साथ उसके अंदर एक आग भड़कने लगी कि आखिर ऐसा है क्या इस घर में जो इस कदर खूबसूरत चेहरे जाते आते नजर आते हैं, इतनी बड़ी बड़ी गाड़ियां नजर आती है। उधर समीत की अकल भी कुछ ना माने। वो हैरान बैठा हुआ है कि गुलशनाबाद में ये काम क्या हो रहा है। उसकी अकल तो उसे किसी और तरफ इशारा कर रही है, मगर अकल को तहकीक चाहिए, तो फैसला कर लिया कि तहकीक तो करनी पड़ेगी। उधर तजस्सुस, इधर तहकीक। तो एक रात समीद ने सबको घर में सोते हुए पाया और आफियत जानी कि आज ही मौका है, निकल जाना चाहिए। उधर रुस्तम अपने जज्बात को काबू ना पा सका और उसने इर्द गिर्द देखने के बाद यह जायजा लगाया कि मोहल्ले में इस वक्त कोई नहीं है और गेट भी खुला हुआ है, तो उसने भी दौड़ लगा दी रात की रानी की तरफ। अब रुस्तम ऊपर पहुंचता है घर पे तो हैरानगी से इर्द गिर्द देख रहा है, रंग बिरंगी शीशे, दिलफरेब फानूस, ये क्या है? वो खो जाता है। वाह, ऐसे ऐसे किसी फनपारे में आ गया है। इतनी देर में उसको पीछे कुछ महसूस होता है, जैसे कोई है। वो पीछे मुड़ता है तो वो उसकी तरफ बढ़ता है, उसे एक शख्स नजर आता है। वो भी उन्हीं चीजों में खोया हुआ है जिसमें ये खोया हुआ था। ये आगे बढ़ता है, उसके कंधे पर हाथ रखता है और वो जैसे ही अपना मुंह मोड़ता है, रुस्तम अपने सर पे हाथ मार। उसे लगता है कि आज उसका सबसे बुरा दिन है, क्योंकि अब समीत उसके सामने। अब रुस्तम का चेहरा पीला पड़ता है और समीत का लाल। दोनों एक दूसरे से बहुत शर्मिंदा होते हैं, लेकिन फिर दोनों एक दूसरे की हाजिरी को अपनी ताकत मान लेते हैं। तो दोनों फैसला करते हैं, आगे बढ़ते हैं। जैसे ही दोनों घर के बीच पहुंचते हैं, उस बड़े से हॉल में एक खातून उनका इंतजार कर रही है। दोनों एक दूसरे की तरफ देखते हैं कि ये कैसे हमारा इंतजार कर रही है। उसकी आंखें जगमगाती हैं, चेहरा रोशन होता है। पान मुंह में चबाते हुए, जैसे वो अपनी तमाम उम्र की कमाई देख रही है। इनकी उम्रें देखकर उसे लगता है कि अब उसे अपनी तमाम उम्र के ग्राहक मिल गए हैं। तो वो उनको बुलाती है। उनके चेहरे डरे हुए हैं, वो एक दूसरे को देख रहे हैं और उसकी तरफ बढ़ रहे हैं, जबकि वो इनको मुस्कुराते हुए देख रही है। इनके डरे हुए चेहरों पर, इनके लड़खड़ाते जिस्मों पर तस्कीन लानी है उसने। तो ये उसकी तरफ बढ़ते हैं और वो बैठी इनके अपने पास आने का इंतजार करती है। सब लोग उस खातून को बाई बाई बुला रहे होते हैं। ये जैसे ही उसके करीब जाते हैं, ये उनसे ठंडे का पूछती है और बगैर जवाब पाए फौरन ठंडा मंगवा लेती है। सब लोग हैरान होते हैं। आज से पहले बाई का ये रवैया नहीं देखा था। बाई 20 साल से ये काम कर रही है। उसे तो अंदाजा है नए परिंदों की परवाज अपने घोंसले से कितनी कोई दूर हो सकती है। ये एक परवाज में पूरे इलाके को भांप नहीं सकते। शिकारी इसी परवाज का तो इंतजार कर रहे होते। जैसे जैसे रुस्तम और समीत करीब आते गए, भाई उनके जूते, कपड़े, दाढ़ियों, बिखरे हुए बालों का जायजा लेने लगी। उनकी उम्रें भांपने लगी। उसको अंदाजा था कि ये भी नए नए जवान हुए हैं और इनकी जिस्मानी हरारत बहुत ज़्यादा होगी, तो इनको काबू करने के लिए जवासाला परियां ही बुलाई जाए तो बेहतर होगा। कुछ परियां इर्द गिर्द खड़ी थीं। मौका दिया गया रुस्तम को और समीत को, मगर वो दोनों सकते में चले गए। 10 सेकंड की खामोशी। ये देखकर बाई को अंदाजा हुआ कि इनको जल्दी फंसाना पड़ेगा, नहीं तो ये गाग कभी भी निकल सकता है। इतने में बाई ने अपनी खास परियों को बुलाया। वो देखकर रुस्तम और समीत सकते में चले गए।
उधर भाई सिगरेट, पान और दीगर गुलू में मुस्कुराती हुई नजर आई, क्योंकि उसका निशाना अब सही जगह लग चुका था। रुस्तम और समीर देखते हैं कि जवां साला परियां जो आई हैं सामने, इनकी रंगत इस कदर साफ, इनके बाल घने और जैसे मेहंदी में डूबे हुए, इनके लब इतने नरम और मुलायम, इनकी आंखें इस कदर नीली कि आसमान को शर्म आ जाए, इनके वजूद की बनावट इस कदर खूबसूरत कि यूनानी खुदाओं की अफ्रोडाइटी को शर्मा दे। हाँ, अब क्या होगा? रुस्तम और समीर फंस चुके थे, मगर इस कदर हुस्न को देखकर दोनों की लाल टपक पड़ी, दोनों में ही जंग छिड़ गई और यहां से आगाज हुआ जंग का, अकल और जज्बात की। अल्लाह हाफिज।